हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी बीजगुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो x और y का मान निकालने के लिए एक फार्मूला को ज्ञात किए थे हम लोग। अब उस फार्मूला को याद करने के लिए एक मैं सटीक तरीका बताने जा रहा हूँ। उस तरीका ये है कि यदि ये जो है वो फॉर्मूला है जो x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 था। इस फॉर्मूला को याद करना बहुत अपने आप में डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको एक बेस्ट तरीका के तहत हम लोग सीखेंगे कैसे इसको याद किया जाता है। ठीक है, इसके पहले मैं एक पॉइंट को बता देना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार के सवाल को यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को यदि सॉल्व कीजिएगा x और y का मान निकालने के लिए, तो वहां पर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए है बनाना है कि राइट हैंड साइड हमेशा जीरो बनाना है। ठीक है, यानी कांस्टेंट टर्म जो होगा वो हमेशा लेफ्ट की ओर लाइएगा, उसके बाद x और y का मान निकालिएगा। तो फॉर्मूला को याद करने के लिए तरीका ये है कि जब x अंश में हो तब उसके हर में क्या होनी चाहिए, जब y अंश में हो तो उसके हर में क्या होनी चाहिए, और जब 1 अंश में हो तो उसके हर में क्या होनी चाहिए। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारा खेल जो है वो कोफिशिएंट का खेल है। ठीक है, देख लीजिए x डिवाइडेड बाई b1 c2 है, b2 c1 है, y डिवाइडेड बाई c1 a2 है, c2 a1 है, और 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 है, a2 b1 है। यहाँ पर सारा का सारा खेल जो है वो कोफिशिएंट का खेल है। ठीक है, जो कि याद करना बहुत याद तो रहता है, बट दूसरे टॉपिक में यदि पढ़िएगा तो इस फॉर्मूला को बहुत भूलने की जो होती है वो अधिक संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जब x अंश में हो, जब x अंश में हो, ठीक है, इस टर्म को याद कैसे करते हैं इसको मैं बता देना चाहता हूं कि जब x अंश में हो तो उसके हर में क्या होनी चाहिए, जब y अंश में हो तो उसके हर में क्या होनी चाहिए, और जब 1 हर में हो तो उसके हर में क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने जो लिखा है यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक प्रकार से कोफिशिएंट को लिखा मैंने। यहाँ पर x y और ये तो कांस्टेंट टर्म है, x y ये तो कांस्टेंट टर्म है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का क्या लिखा मैंने, कोफिशिएंट को सिर्फ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर x और y को नहीं लिखा है, सिर्फ कोफिशिएंट को लिखा है क्योंकि सिर्फ कोफिशिएंट का यहाँ पे जरूरी है। तो ये जो है वो x का कोफिशिएंट है, ये जो है वो y का कोफिशिएंट है, और ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को ये देखना है कि यदि x का हर जब ज्ञात कीजिएगा तो कोफिशिएंट किस किस का लेना है। जब x का हर को ज्ञात करना है तो कोफिशिएंट लेना है y और कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमेशा लेके चलना है, कब, जब x और y लेंगे तब। ठीक है, और कब नहीं लेके चलना है मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पर यदि x का जब x अंश में है तो उसके हर में ये होगा b यानी y का कोफिशिएंट होगा और कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा है y का कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट टर्म क्या लिखा है मैंने c1 c2। कांस्टेंट टर्म क्या है c1 c2 और y का कोफिशिएंट क्या है b1 b2, जब हम लोग x अंश में ले रहे हैं तब। ठीक है, और क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, यानी b1 c2 माइनस करेंगे, क्यों कि ये 1 माइनस 2 लिखा हुआ है, इसलिए 1 माइनस 2 जब करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या किए यहां पर देखिए, जब x अंश में हो तो x के कोफिशिएंट को एक्सक्लूड करना है और लेना है किसको, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को। ठीक है,
तो y का कोफिशिएंट क्या है, b1 b2 है, और कांस्टेंट टर्म जो है वो c1 c2 है। ठीक, जब दोनों की कोफिशिएंट को लेना है तो दोनों के कोफिशिएंट को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करना है, उसका यानी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। ठीक है, यानी दोनों को घटा दीजिएगा। तो b1 c2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 2, और 1 माइनस 2 लिखा हुआ है, तो 1 ये वाला बनेगा b1 c2, और 2 क्या कौन सा बनेगा, b2 c1, यही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। देखिए इसके हर में क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1। अब उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे कि यदि अंश में y हो तो उसके हर में क्या होगा। अभी हम बताए हैं कि जब x और y के कोफिशिएंट x और y के टर्म को लेना है तो हमेशा कांस्टेंट टर्म को लेना है, हमेशा कांस्टेंट टर्म को लेते हुए चलना है। कब नहीं लेना है उस चीज को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए यदि y अंश में हो तो उसके हर में क्या होगी, x के कोफिशिएंट को लेना है, और जिसको ले रहे हैं, ठीक है, जिसका हर निकाल रहे हैं उसको एक्सक्लूड करना है, उसको बाहर निकाल देना है। तो y का ले रहे हैं तो y का कोफिशिएंट को बाहर निकालिए और कांस्टेंट टर्म को लीजिए। तो वही हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये वन और कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 c2, ठीक है। और इसको यहाँ पर जरा सा थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर 1 माइनस 2 किए थे, लेकिन यहाँ पर 2 माइनस 1 करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है। देखिएगा 1 मिनट, यहाँ पर ये 2 c1 है माइनस ये 1 c2। तो जब ये 1 ये 2 जो कि x का कोफिशिएंट को लिया है, कांस्टेंट टर्म जो कि c1 c2 को लिया है, और क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है। यहाँ पर किए थे 1 माइनस 2, यहाँ पर क्या करना है, 2 माइनस 1 करना है। ठीक है, तो देखिए 2 क्या बनेगा, ये 2 c1 बनेगा, तो यहाँ पर लिखिए ये 2 c1, ठीक है, और 1 क्या बनेगा, ये 1 c2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्या बनेगा, ये 1 c2। देखिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये 2 c1 माइनस, तो माइनस ये 1 c2, तो यहाँ पर लिखा हुआ है c2 ये 1, जो कि बात बराबर है। ठीक है, तो y जब अंश में हो तो उसके हर में क्या होगी, x के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, अब जब 1 हर में हो तो उसके 1 अंश में हो तो उसके हर में क्या होगा, सो समझिए। हम बताए थे कि यदि x और y जब लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को लेते हुए चलना है। यदि x जब अंश में लेंगे तो x का कोफिशिएंट को एक्सक्लूड करना है, और लेना किसको, y के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को। जब y अंश में ले रहे थे उसके हर में किस का कोफिशिएंट को लेना है, x के कोफिशिएंट को लेना है और कांस्टेंट टर्म को लेना है। लेकिन यदि 1 अंश में हो तो कांस्टेंट टर्म को हटा देना है, और दोनों कोफिशिएंट को लेना है। ठीक है, यानी x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को लीजिएगा और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो वो बन जाएगा, जब 1 अंश में हो तो उसके हर में वही होगा। तो देखिए यहाँ पर हम वही लिए हुए हैं, यहाँ पर कि जब 1 अंश है तो हर में उसका ये होगा, x के कोफिशिएंट को लिया है मैंने और y के कोफिशिएंट को लिया है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, ये 1 ये 2 है, जो कि ये 1 ये 2 मैंने लिया है, और y के कोफिशिएंट को क्या लिया है, b1 b2, जो कि b1 b2 है। ठीक है, और इसको 1 माने हुए हैं, इसको 2 माने हुए हैं, और 1 माइनस 2 करना है, सिर्फ y में 2 माइनस 1 करना है। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या करनी है, 1 माइनस 2, तो 1 क्या बनेगा, देखिए ये 1 b2, ठीक है, 1 क्या बनेगा, ये 1 b2, और 1 माइनस 2 करनी है, और 2 क्या बनेगा, ये 2 b1 माइनस ये 2 b1। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखे हुए हैं कि जब अंश में 1 हो तो
एक्स के कोफिशिएंट को लेना है और वाई के कोफिशिएंट को लेना है और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही किया है जो कि a1b2 और माइनस a2b1 आया है। देखिए यहाँ पर ये a1b2 माइनस a2b1, यही हुआ फाइनली सटीक सटीक तरीका है याद करने का। यदि यहाँ पर हम एक छोटा सा रूप में यदि याद करना है तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए जितना मैंने बताया उधर से, वहां से हम लोग निष्कर्ष रूप में इस चीज को लिख सकते हैं कि यदि x अंश में हो तो उसके हर में क्या होनी चाहिए, यदि y हर में हो तो उसका अंश y अंश में हो तो उसका हर में क्या होनी चाहिए, और यदि अंश 1 हो तो उसका हर में क्या होनी चाहिए। ठीक, ऐसे बनाइएगा। देखिए b1 b2 हमने बताया था कि जब x अंश में हो तो b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट लेना है और कांस्टेंट टर्म को लेना है। ठीक है, तो यदि x अंश में हो तो b का कोफिशिएंट को लिया है मैंने, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को लिया है। ठीक, यहां पर समझ में आ रही बात कि जब x अंश में हो तो y का कोफिशिएंट को लेना है और कांस्टेंट टर्म को लिया मैंने। जब y अंश में हो तो x का कोफिशिएंट को लेना है, जो कि x का कोफिशिएंट क्या है, a1 और a2, और कांस्टेंट टर्म को लेना है। कांस्टेंट टर्म क्या है, c1 c2। और जब 1 अंश में हो तो उसका हर में क्या होने चाहिए, x और y का कोफिशिएंट। तो देखिए a1 a2 जो कि x का कोफिशिएंट है और b1 b2 जो कि y का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये बहुत सटीक तरीका है वज्रगुणन विधि द्वारा यानी उसका जो फॉर्मूला होता है उसको याद करने के लिए। तो देखिए उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब x अंश में हो तो देखिए गुना कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, b1 c2, ठीक है, b1 c2 जब कीजिएगा तो b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, जब y अंश में हो तो c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो ये याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग जो कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे हल किया जाता है उसको देखेंगे। ठीक है।